मेरा जेंडर मेरी आजादी, और वो ढपली वाले लोग आ जाते हैं आजादी आजादी। भाई साहब इसका शिक्षा से क्या लेना देना है, जरा मेरे बता दे मेरे को लेके। पेपर लीक तो आपकी सरकार की देखरेख में हुआ ना, वो तो किसी विदेशी ताकत ने कराया नहीं। अब वो मानसून सत्र के पहले होना था तो हुआ। कानून में कहां रखा है बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले रहेंगे, शादी वर्दिया में पुलिस वाले रहेंगे, शादी वर्दियों में पुलिस वाले लाठी मारे थे, एक लड़की को घसीट कर ला रहे थे। मैं हूँ यासर मलिक। आपने अभी चैनल में बोला, एक वीडियो आपने खुद बनाया, आपके पास इसलिए चिल्लाइए नहीं, शांति से बैठिए। आपके पास मैं चुनौती देता हूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। आखिरकार तो बात आपको कॉकरोच जनता पार्टी से करनी ही पड़ी ना, बात तो करनी ही पड़ी। पहले से क्यों नहीं ये संवेदनशीलता दिखाई? सुधांशु जी, अरे बीच में काहे बोल रहे हैं सर? अरे काहे नहीं ये गलत बोलिए राजीव जी। बोल रहे हैं चैनल पर कुछ भी बोल देंगे। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। हम आप जैसे निर्दयी नहीं है, अच्छा, सब वीडियो बना रहे थे। क्रूर नहीं है, हम आप जैसे बेशर्म नहीं है, हम आप जैसे पत्थर मतलब जो वीडियो कह रहे हैं कि पहले सीट की बोली लगती थी, लेकिन अब अगर पेपर की बोली लगने लगे तो ये तो उसका विकल्प नहीं हो सकता ना। एनटीए और एनटीए के कामकाज को लेकर बहुत गंभीर सवाल है। एक लाइन में कल दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ सबने देखा, किस तरीके से लाठीचार्ज की गई, किस तरीके से स्टूडेंट्स को मारा गया, पीटा गया। उस पर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कैसी शर्मनाक बातें इस डिबेट में कर रहे हैं, और जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात आई, सवाल किया गया, तब उनका जवाब सुनकर जाइए आखिर क्या मजबूरी है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा और क्यों नहीं हो रहा है। क्या बोले बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, जरूर सुनिए। गोदी मीडिया एंकर अंजना कश्यप को कल की घटना पर दुख है, शर्मसार है, और उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता की कलई खोलकर रख दी। बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल भी पूछे, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता को जरा सा भी शर्म नहीं है, जरा सा भी दुख नहीं है। कल की घटना पर जो लाठीचार्ज हुआ बच्चों के ऊपर, और इस डिबेट में उनके ऊपर और इल्जाम लगा दिए, उनके ऊपर प्रोपेगेंडा वाला इल्जाम लगाकर चले गए, और किस तरीके से बच्चों को न जाने क्या क्या बोल दिया। आप लोग जरूर देखिए बीजेपी के प्रवक्ता की आखिर क्या बातें हैं और क्या वो चाहते हैं, और क्या धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनका इस्तीफा होगा। इस डिबेट में सारी बातें सामने आएंगी, आप लोग जरूर देखकर जाइए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो सारी हकीकत है वो जब बताई तो उनको किस तरीके से प्रोपेगेंडा और झूठा साबित करने लगे बीजेपी प्रवक्ता, सारी हदें पार कर दी इस डिबेट में गूगल बाबा ने। आप लोग जरूर देखकर जाइए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके साथ शुरुआत करती हूँ। 3 बड़े सवाल है मेरे। आखिरकार आज आपको कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से बात करनी पड़ी, तो फिर आपको नहीं लगता है कि उसमें देरी की गई जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां बनी? दूसरी तरफ क्या आप ये बताने की स्थिति में है कि क्या जो 3 मांगे उन्होंने रखी हैं उस पर किस तरह का समझौता सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच में हुआ है? और तीसरी बड़ी बात, क्या आप बड़े पैमाने पर, मतलब क्या ये मान रहे हैं कि ये सिर्फ सीजेपी के प्रदर्शनकारी थे, या फिर आप इसको छात्रों से भी जुड़ा हुआ देख रहे हैं? देखिए, पहली बात, सरकार किसी भी मुद्दे के ऊपर और विशेषकर छात्रों और युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर पूरी तरीके से संवेदनशील है, सतर्क है, सजग है। इसलिए सरकार उन सारे विषयों पे गंभीरता से विचार करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ, दूसरी बात जो आपने कही कि यहां पर जो लोग हैं उसमें सिर्फ सीजेपी के लोग हैं या इसमें अन्य लोग हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी ये युवा प्रदर्शनकारी हैं इनको घुसपैठियों से सावधान रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं वो तो मतलब व्यावसायिक ढंग से देखा जाए कि प्रोफेशनल आंदोलन करता है, वो अनेक मुद्दों पे आंदोलन करते रहे हैं, तो उनका आंदोलन मुद्दा आधारित है, यह विश्वास करना थोड़ा सहज नहीं लगता है। क्योंकि आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी कितने मुद्दे पे कितने प्रकार के आंदोलन किए और फिर बदल गए। दूसरा, इस बात के लिए भी युवाओं को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये जितने भी आंदोलन हैं, ये सिर्फ सीढ़ी बनाई जाती है राजनीति में आने की, ये सिर्फ एक हवा बनाई जाती है, एक मुखौटा बनाया जाता है कि गैर राजनीतिक आंदोलन है। देखिए, अन्न आंदोलन था, पूरी पार्टी राजनीति में आ गई। किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में आए कई लोग चुनाव लड़ लिए, भले ही उसमें से कुछ एक की जमानत जब्त हो गई, अलग बात है। पहलवान आंदोलन में भी चुनाव लड़े और एक पहलवान जो थी वो विधायक होने में सफल भी हो गई। तो अब ये सीजेपी को तय करना होगा कि वो राजनीतिक मंच के लिए अपना कंधा देने को तैयार हैं या नहीं, या उनको इतनी समझ है कि नहीं। तो यहां पर एक और बात भी कहना चाहूंगा अंजना जी, भाई मुद्दा अगर है, हाँ जी,
कौन सी ऐसी मैं ये पार्टी बात है करूं, जिसने कभी अगर ना कभी मुद्दा आंदोलन नहीं किया शिक्षा हो? व्यवस्था को आप सुधांशु जी अपनी ही पार्टी को देख लीजिए, चाहे आपने राम मंदिर आंदोलन किया हो या फिर आपके कई नेता जेपी आंदोलन में शामिल हुए हो, हर पार्टी तो इसी तरह से आगे बढ़ती है। कोई भी पार्टी देख लीजिए, एलजेपी को देख लीजिए आप, जिसमें रामविलास पासवान जी हो, या फिर आप मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी को देख लीजिए। आपने जो बात कही मैं बिल्कुल स्पष्ट करता हूं। जेपी आंदोलन कोई गैर राजनीतिक आंदोलन नहीं था, सब लोग पहले से राजनीति में थे। राम मंदिर आंदोलन देश का इकलौता आंदोलन है जिस आंदोलन का कोई नेता कभी राजनीति में नहीं आया। उस आंदोलन में महंत नृत्य गोपाल दास जी से लेके अशोक सिंघल जी से लेके मोरोपंत पिंगले जी तक कभी नहीं आए। अडवाणी जी पहले से राजनीति में थे, उमा भारती पहले से सांसद थी। तो यही एक अंतर है। जिन लोगों ने कहा हम गैर राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं, सब मुखौटा लगा के खटाखट राजनीति में आने गए। चलिए आज भी मैं पूछता हूं कि अगर मुद्दा शिक्षा व्यवस्था है तो यह बताइए, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? मोदी का लास्ट डे होगा, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? मोदी को पीटेंगे, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? अच्छा ये बताइए, ये प्रेमानंद महाराज पाखंडी हैं, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? मेरा लिंग मेरी आजादी, मेरा जेंडर मेरी आजादी, और वो ढपली वाले लोग आ जाते हैं आजादी आजादी। भाई साहब इसका शिक्षा से क्या लेना देना है? जरा मेरे बता दें मेरे को, हमारे विपक्षी लोग। अब कोई इस ढंग की वाहियात बात करता है कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। भाई साहब इसका शिक्षा से क्या लेना देना है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं को बहुत, और फिर एक गाना गाया जाता है बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसका धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति इस्तीफे से क्या लेना देना है? जरा मुझे पूरा एक्सट्रपोलेशन करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जहां से भी संभव हो सके मुझे ये लिंक बता दें। इसलिए देश को यह बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। और मैं एक और भी फैक्ट रखना चाहता हूं, यह हर संसद सत्र से पहले कुछ ना कुछ बवाल पिछले 3, 4, 5 सालों में एक कस्टमरी सा हो गया है। याद करिए 30-31 जनवरी 2001 संसद का सत्र शुरू होता है और 29 जनवरी को किसान आंदोलन को लेकर अनेक विदेश से बहुत सारी सेलिब्रिटीज का बयान आ जाता है। मानसून सत्र 20 जुलाई 2021 से प्रारंभ होता है, 19 जुलाई को पेगासस की रिपोर्ट आ जाती है। जुलाई 20-21 जुलाई 2023 को संसद का मानसून सत्र शुरू होता है, उससे पहले मणिपुर का वीडियो आ जाता है। मतलब आप बताइए, जनवरी 2024 में शुरू होता, उससे पहले बीबीसी की रिपोर्ट आ जाती है। 2024 के नवंबर में सत्र शुरू होता है तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कोई फॉरेन में, अमेरिका में जाके कोर्ट में अपील कर देता है। तो जरा ये लिंक भी दीजिए, सिर्फ महज संयोग है कि सीधे संसद सत्र से एक दिन पहले या 2 दिन पहले विगत 4-5 सालों में, मैंने उदाहरण और डेट के साथ कोट करके तो ठीक है सुधांशु जी, सुधांशु जी कह रहा हूं कि लेकिन पेपर संदेह है नियत को लेकर। पेपर लीक तो आपकी सरकार की देखरेख में हुआ ना, वो तो किसी विदेशी ताकत ने कराया नहीं। अब वो मानसून सत्र के पहले होना था तो हुआ। एक आखिरी सवाल है सर जिसका मुझे जवाब नहीं मिला, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी, कि आखिरकार तो बात आपको कॉकरोच जनता पार्टी से करनी ही पड़ी ना, बात तो करनी ही पड़ी, पहले से क्यों नहीं ये संवेदनशीलता दिखाई? देखिए, जिस समय सोनम वांगचुक जी वहां पर बैठे हुए थे धरने पे, और वो पहली बार तो नहीं बैठे, वो तो वहां लद्दाख में भी बैठ चुके थे और वहां लेके हिंसा भी हुई थी। तो यहां फिर मैं कह रहा हूं, वहां मुद्दा कुछ और था, यहां मुद्दा कुछ और है। और मैं फिर जो मैंने क्यों बोला अंजना जी, मैं इसलिए बताना चाहता हूं, जब गंभीरता से कोई बात करना चाहेगा तो बात करेंगे। मैंने ये सारी बातें क्यों गिनाई? पेपर लीक अगर मुद्दा है तो ये यही नारे हैं जो पिछले 5-6 साल में सीए के प्रोटेस्ट से लेके, किसान आंदोलन से लेके, पहलवान आंदोलन से लेके, सारे आंदोलनों में यही वाक्य, यही शब्द, यही शब्दावली, और कुछ तो वैसे जो कभी नहीं बोले गए, जैसे मेरा जेंडर मेरी आजादी, इस ढंग के हर घर से हिडमा मारोगे। भाई सब क्या है? घुमा फिरा के आंदोलन कोई भी हो, नारे यही के होते हैं। सवाल तो यह है, और चेहरे वही होते हैं यानी चेहरा भी वही है और आवाज भी वही है, सिर्फ मुखौटा बदलता है। क्या आंदोलन चलाने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि पिछले दरवाजे से मुखौटा लगाए हुए लोग आपके आंदोलन को यूसर्प करने के लिए आ रहे हैं। राजीव भाई जी, आपके पास एक बार आ रही हूं, और आपकी पार्टी ने भी, और डिंपल यादव जी तो वहां पर पहुंची भी थी। आज बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी व्यवस्था को ठीक करना है। ऐसे में ऐसा जो उनका कहना है सुधांशु जी का, भारतीय जनता पार्टी का, कि ऐसे नारे लगाए गए जो कि एक पैटर्न दिखाते हैं, इस पर हमेशा सरकार को घेरने का हर सत्र के पहले, इस पर आपका जवाब?
सुधांशु जी पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं और कहां से लोगों को प्लांट करके नारे लगवाते हैं। अंजना जी, मैं इतने दिनों तक अपने क्षेत्र में था और कल शाम को ही आया, और यकीन मानिए मैं जहां भी जाता था अपने क्षेत्र में, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए वह पेपर लीक हो रहा है, हमारे यहाँ इतने पेपर लीक हो गए, आप लोग समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, अखिलेश जी जाएंगे क्यों नहीं। और मैं मजबूर हो गया कि कल शाम को जब एयरपोर्ट से उतरा तो सीधे वहां गया। ये लोगों के देश की भावनाएं हैं। ये तो कोई भी अगर आंदोलन होता है, ये जो लोग विपक्ष में थे यही लोग हैं कि उस समय के सीएजी के विनोद राय जी को आगे करके उनसे रिपोर्ट बनवा के 2G 3G कोल स्कैम सब में रोज रोज इस्तीफा मांगते थे। और जब इन्हीं की सरकार आई तो कोई किसी में सबके सब बरी हो गए। और राजनाथ सिंह जी इनके मंत्री हैं, बोलते हैं सरकार में कोई इस्तीफा नहीं देता है। मैं सब बहुत पूछता हूं कि इस देश में आप भी इतने लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, बहुत सारी सरकारों को, बहुत सारे प्रधानमंत्री को, बहुत सारे कैबिनेट को आपने कवर किया है। क्या नैतिकता के नाम पर इस देश में इस्तीफे नहीं होते थे, लोग इस्तीफा नहीं देते थे? और जो मैं वहां गया था किसी ने ऐसे कोई नारे नहीं लगाए। और मैं बड़ा दुखी हूं आपके पत्रकार अरविंद ओझा जी से, के रिपोर्ट से, अगर आपकी इजाजत हो, और हालांकि मेरा कॉन्सियस परमिट नहीं करेगा, मैं भी था उस थाने में, मैं भी उस आंदोलन में था। और अंजना जी, आप महिला है, दर्द होगा, लड़कियां बिना कपड़ों के, ऊपर के कपड़े फटे हुए दौड़ दौड़ के भाग के छिपने के लिए थाने में दौड़ी। डिम्पल जी ने उनको ढका और सर फटा हुआ, खून लहूलुहान। मैं गया, सारे डीसीपी एसीपी सबके यहाँ खोज रहा था कि एक एम्बुलेंस तो मंगा दो, ये बच्चे मर जाएंगे। मेरे पास वीडियो है, फोटो है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सबूत पर बोल रहा हूं। फिर वो कहा गया कि आ रही है एम्बुलेंस। फिर जब मैं जाकर नाराजगी व्यक्त की, कमरा दरवाजा बंद करके पुलिस वाले बैठे थे पुलिस स्टेशन में। जब मैं गुस्सा किया तो बोले 4 बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। मैं बाहर एम्बुलेंस में जाता हूं, आईपीएस रैंक ऑफिसर को खोजता हूं, उनको बोलता हूं अच्छा मैं पता कर रहा हूं, हम तो बाहर से हैं। मैं जाकर उस वीडियो का, वो जो एक एम्बुलेंस खड़ी थी उसका वीडियो भी बनाकर ले आया हूं, जिसमें न तो कोई ड्राइवर था, न तो कोई मेडिसिन थी, न कोई फार्मासिस्ट था, नर्स था, एक बच्चा बैठकर करा रहा था। अभी कहिए अगर आपके पास टाइम है तो मैं प्ले कर दूंगा। और मेरे ऊपर भी लाठी चली। और ये बताइए, ये कानून व्यवस्था बनाना काम है, लेकिन कानून में कहां रखा है बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले रहेंगे, शादी वर्दिया में पुलिस वाले रहेंगे। शादी वर्दियों में पुलिस वाले लाठी मार रहे थे, महिला एक लड़की को घसीट कर ला रहे थे, तब हम लोग चिल्लाए वहां। और ये अपनी आंखों देखा। मैं किसी प्रोपेगेंडा में नहीं जा रहा हूं, मैं किसी पार्टी किसी उसका नहीं कर रहा हूं। और मांग क्या, मैं तो चूंकि उस कमेटी में भी हूं, शिक्षा की कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में हूं, लेकिन जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जब तक रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकती, मैं यहां नहीं बोल सकता जो कारनामे वहां हुए हैं। और मैं चूंकि एजुकेशन से जुड़ा हूं तो मैं भी जानता हूं कि परीक्षा कैसी होती है। जो सुझाव देना था वहां सुझाव दे दिया, और अगर वो रिपोर्ट पेश हो गई होती तो पार्लियामेंट में आज इनको तार कर देता। आज मेरे पास जो सबूत है मेरे वो है, लेकिन चूंकि गाइडलाइन इसलिए नहीं बोल सकता। इतना नंगा नाच पुलिस प्रशासन का, और सारे लोग, डिम्पल जी ने बहुत सारे विजुअल्स आपके पास भी हैं, उन खाली इतना ही बोला, थोड़ी तो मानवता सीखो, ये बेटियां हैं, ये देश की बेटियां, कपड़े फाड़ रहे हो। और लड़की आई जो बचा रही थी, अपील कर रही थी कि यहां से कोई नहीं जाएगा, मैं बोल रही हूं, उसको लाठी मार दिया था इन लोगों ने। एक व्यक्ति जिसका लहूलुहान था, देखा नहीं जा रहा था, आके पुलिस वालों को पैर पकड़ रहा था कि आपके बच्चे फले फूले, आपके बच्चे आगे पढ़े। इतना हृदय विदारक दृश्य था। और ये बोलते हैं कि वो नारा दे दिया, किसान आंदोलन में खालिस्तानियों से जोड़ देंगे, कोई भी आंदोलन होगा उसमें विदेशी फंडिंग लगा देंगे, इन्हीं का सब प्लांट किया हुआ है, यही अपने लोगों को भेजते हैं, उन्हीं से नारे दिलवाते हैं। तो साबित भी हो चुका है ना, ये तो एक बार नहीं कई बार साबित हो चुका है। एक बार जवाब लेंगे सुधांशु जी। सिंपल सी बात है, परीक्षा प्रणाली में सुधार। ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफे नहीं मांगे हैं विपक्ष में रहते हुए, और सरकार के मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं कि नहीं दिए हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रालय में, मंत्रिमंडल में इस्तीफे हुए हैं कि नहीं हुए? कौन सी ऐसी सरकार आ गई, अहंकारी सरकार आ गई जो सारे कुकर्म करेंगी और दोष दूसरों के बढ़ेगी और इस्तीफा नहीं देंगे? कौन सी ऐसी चिपकी हुए? क्या इसलिए कि एक का इस्तीफा मांग लोगे तो भेद खुल जाएगा, सारे पोल पट्टी बाहर आ जाएगी, बाहर आकर आ जाएगा? आप बेशर्मी की पराकाष्ठा पार किए सिद्धांशु जी। आपके घर में भी बेटे बेटियां होंगे, और जाएंगे घर में तो आवाज आपसे भी पूछेगा अगर बाहर हो। हमारे साथ 3 बच्चियां आई है पार्लियामेंट तक, हमने रिसेप्शन पे बैठाकर उनको गाड़ी से भिजवाया, जो ये कह रहे थे कि हमारे पिताजी बीजेपी के नेता हैं, हम बता कर नहीं आए। सुधांशु जी जवाब दे लें इसका। सुधांशु जी जवाब दीजिए सुधांशु जी, फिर मैं भारती जी आ रही हूं। देखिए, मैंने तथ्य और डेट कोट करके बोले थे, और राजीव राय जी ने बगैर तथ्य डेट कोट किए हुए अपने मन से एक भावनात्मक चित्रण करने का प्रयास किया। अरे फैक्ट का जवाब दीजिए।
मेरा लिंग मेरी आजादी का इस्तीफा से क्या मतलब है? बताइए, उमर खालिद के बारे में जो बोल रहा है वो डिबेट को पूरा देखकर जाइए। आप बीजेपी के प्रवक्ता की कैसी शर्मनाक बातें आपको सुनने को मिलेंगी, वीडियो देखिए। हमारा प्लांट किया हुआ है। अरे मैं पूछ रहा भाई हूं, साहब, कोई आप समर्थन नहीं करेगा। समझदार हैं कि आप इतनी वहां- बचकानी शैतानी हरकत कर रहे हैं? राजीव जी, सुनिए मेरे भाई, राजीव जी, जिसने बारी-बारी, कहा बारी-बारी। कि ये नाम रहेगा अल्लाह का, इसके बाद वो मैं आपको जो, बोलने दूंगी, हाँ। टीचर है वो घोषित वामपंथी है। राजीव राय जी, कुछ भी आके यहां पर आपको बोलना शुरू कर देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने वो वीडियो देखा था ना, नाम रहेगा अल्लाह का, जो गा रही है? अरे घोषित वामपंथी है, आप कह रहे हैं हमारे, वो तो आके कुछ भी बोलना शुरू कर देना। मुझे लगता है जो राजीव राय जी ने बोला यह बिल्कुल साफ दर्शाता है कि उद्देश्य तथ्यात्मक तर्कसंगत विमर्श करना नहीं, किसी प्रकार येन केन प्रकारेण भड़काना है। अब मैं प्रमाण के साथ पुनः बोलता हूं। आ रही हूं राजीव जी, वो पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब लूंगी, तब दिखा दीजिएगा। मैं तुरंत आ रही हूं। हाँ, बोलिए बोलिए। 10,000 लोग आए राहुल गांधी जी। नहीं, मैंने फिर सुना दे रहा हूं भैया राजीव राय जी, ये जितने नारे लगे वो हमेशा से लगे हैं, और लेफ्टिस्ट लोग ढपली लगा के आजादी आजादी बोलते हैं, और आपको शर्म नहीं आ रही? आप कह रहे हैं वो हम लोगों के आदमी है। इतनी बचकानी हरकत मत करिए। अब मैं गुरदीप जी की बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा 10,000 लोग आए थे राहुल गांधी के कार्यक्रम में, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, हम इतनी भीड़ नहीं ला सकते थे। ये देखिए, पहली बार स्वीकार किया किसी कांग्रेस के नेता ने कि उनके बस की 10,000 की भीड़ लाना नहीं है, वो राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में कांग्रेस के बाहर के लोग। अब दूसरी बात कहना चाहता हूं, इस देश में पेपर लीक हुए हैं, मगर एक आंदोलन अंजना जी वो हुआ है जो उस सरकार के ही नेता ने किया है। राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए थे, और सचिन पायलट जी ने अजमेर से जयपुर तक यात्रा निकाली थी पेपर लीक के खिलाफ, और कहा था चाहे मेरे पैरों के छाले भी फट जाएं, मगर मैं छात्रों के हितों के लिए संघर्ष करूंगा। बोलिए हां या ना? और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि ये कैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो जादूगर हैं, अर्थात कि वो लॉकर में रहते हैं, लॉक और पेपर बाहर आ जाता है। और उसके बाद क्या हुआ था यह भी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। आज ये लोग जो ज्ञान दे रहे हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि यूएपीए कानून जो है, यानी सीडेशन का लॉ, इसको निरस्त कर देना चाहिए, इसका दुरुपयोग होता है। मगर उसका उपयोग कहां किया गया? पहली सरकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिसने उपयोग किया, किसके अगेंस्ट किया? आतंकवादियों के खिलाफ नहीं, अपराधियों के खिलाफ नहीं, अपने विरोधियों के प्रति नहीं, सचिन पायलट और उनके विधायकों के खिलाफ, अपनी पार्टी के विधायकों के खिलाफ इन्होंने देशद्रोह के मुकदमे के तहत कार्य किया, उनकी सर्विलेंस कराई। अब मैं दूसरा भी पूछना चाहता हूं, सुधांशु जी, गई उनकी सरकार राजस्थान से, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, 4 अब वहां भी आपकी सरकार है सर, केंद्र में भी आपकी सरकार है, सुन लीजिए, सब जगह आपकी सरकार है। तो 2.5 साल से राजस्थान में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं अंजना जी, तो कांग्रेस 4 राज्यों में सरकार में भी तो है, गवर्नेंस का एक मॉडल बताएं। जैसे मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिया था, जैसे हम लोग विपक्ष में थे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना और कृषि में विकास करके दिखाया था। भाई साहब, कर्नाटक तेलंगाना दोनों तो बहुत संपन्न राज्य हैं, हिमाचल और केरल भी। दिखाओ तो ना कि मॉडल ये है गवर्नेंस का। चलो, जहां आपकी राज्य सरकार है वहां के आप एग्जाम में दिखाइए, हमने ये किया। जबकि फैक्ट ये है कि जिन एजेंसीज पे आप आरोप लगा रहे हैं, तेलंगाना की यूनिवर्सिटी ने भी उसी को पेपर सेट करने के लिए दिया है, और कर्नाटक की यूनिवर्सिटी ने भी उन्हीं को पेपर सेट करने के लिए दिया। तो अगर आप ईमानदार हैं तो अपने सामने रखिए, यह भी ध्यान रखिए, 4 राज्यों में आप सरकार में, आप कहिए मैं ये करके दिखा रहा हूं, जैसे हम विपक्ष में थे और हम दिखाते थे कि हमारा राज्यों का मॉडल ये है। राजीव राय जी, जवाब दीजिए। सीपीएमटी का 2-2 बार 3-3 बार पेपर लीक होना अखिलेश सरकार में, वो पूछ रहे हैं कि तब काहे नहीं तख्ती लेके निकले थे सड़क पर। और इसी के साथ साथ उनका सवाल है कि एक प्रथा जो है, अगर श्रद्धांजलि दी जा रही है उस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए। नारेबाज, अपना वीडियो भी दिखा लीजिए जो बता रहे। आपने खुद बनाया ना राजीव जी? झूठ बोलने के बड़े राजीव जी, लोग हैं। राजीव जी, हम सिर्फ आपसे कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि सेंसिटिव इशू है। आप एक सांसद हैं, क्या आपने स्वयं ये वीडियो बनाया है या कोई सर्कुलेटेड वीडियो है? अगर स्वयं बनाया है तो जरूर दिखाइए, क्योंकि आपको इसकी सच्चाई, हाँ ठीक है, सच्चाई की आप मतलब आप ही को वेरीफाई करना होगा। हाँ जी, हाँ राजीव जी, अगर आपने बनाया तो दिखाइए। मैं एक बाप भी हूं, और मैं सांसद भी हूं, और मैं स्वयं वहां था। जो कपड़े फटे हुए हैं वो वीडियो अभी भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो बच्ची है और वो अच्छा नहीं लगेगा राजनीति करने के लिए। लेकिन जो जहां बच्ची करा रही है, चिल्ला रही है, और ये पुलिस स्टेशन का है, उसमें मैं भी था और मैंने अपने फोन से बनाया है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। अरुण भारती जी, आप जिस पार्टी से आते हैं ना, इस पार्टी के जनक
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आंदोलन को और उनके बातों को याद कर लीजिएगा। आपको शायद नींद नहीं आएगी, नए नए अभी हो सकता है राजनीति में आए हो, इसलिए जो जितना आंदोलन और जितना सदन में उन्होंने कहा, किसने अपमान किया? झूठ बोलने का पूरा ठेकरा लेकर आते हैं क्या सर पे आप लोग? झूठ बोलने का ठेकरा लेकर आते हैं। मैं भी था सदन में, किसने अपमान किया? राष्ट्र में विरोध हुआ कि सबको आप श्रद्धांजलि दिए हैं, खुमैनी को क्यों नहीं दिए? कुछ लोगों ने उठाया, जिसमें क्या गलत था? किसी ने विरोध नहीं किया। जो ही लोकसभा अध्यक्ष जी खड़े हुए, आप वीडियो भी देंगे, मैं चैलेंज देता हूं आपको। भारत का जवाब अब आप दीजिए सुधांशु जी। राजीव राय जी भी वीडियो दिखा रहे हैं और कई जगहों पर वो कह रहे हैं, खासतौर पर बच्चियों के साथ वो आरोप लगा रहे हैं, उस पर भी जवाब, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस पर भी। तीनों बातों के बाद पहले राजीव राय जी यदि ये कह रहे हैं कि वो वीडियो बना रहे थे, मतलब सांसद होते हुए उनके अनुसार कोई पीटा जा रहा था तो वो वीडियो बनाने में लगे हुए थे। पॉइंट नंबर 2, उनके मुंह से क्या निकला कि संसद में हल्ला क्या इस बात का मचा कि खमनई को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई। अब अंजना जी, फिर मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था, ये खमनई को श्रद्धांजलि की बात कहां से आ जाती है? और खमनई को श्रद्धांजलि का मैं ये भी सुनिए जवाब भी दे देता हूं। सुधांशु जी, अरे बीच में काहे बोल रहे हैं सर? अरे काहे नहीं, एक गलत बोलिए राजीव जी, चैनल पर कुछ भी बोल देंगे। बोलिए राजीव। अंट बोलने लगे राजीव, आप पुलिस स्टेशन में था और आपकी पुलिस थी, वहां पीटा नहीं जा रहा था, वहां हम लोग बचा कर ले आए थे वहां। अच्छा जी, सुबह से उठते झूठ के अलावा भी। अरे भाई, आपने खुद बोला कि वीडियो आपने बनाया, इसका मतलब आप वीडियो बना रहे थे। बोलिए हाँ या ना? आपने अभी चैनल में बोला वीडियो आपने खुद बनाया, इसलिए चिल्लाइए नहीं, शांति से बैठिए। आपने मैं चुनौती देता हूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं लाइव। अरे मैं पूछा हूं आपसे, आपकी आत्मा मर गई, आप खुद कह रहे हैं और कह रहे हैं मैं वीडियो बना रहा था उस पुलिस स्टेशन में, क्योंकि वीडियो बनाते हुए व्यक्ति किसी को बचा नहीं सकता। आपने खुद बोला अपने मुझसे वीडियो बना रहे थे, तो दर्शक तय कर सकते हैं कि किसके मन का विचार क्या है। राजीव, तब वीडियो बना रहे थे। ठीक, आराम से राजीव जी। वीडियो नहीं बचा रहे थे। हम आप जैसे निर्दयी नहीं है। अच्छा, सब वीडियो बना रहे थे। क्रूर नहीं है, हम आप जैसे बेशर्म नहीं है, हम आप जैसे पत्थर, मतलब जो वीडियो बना रहा था, जवाब दीजिए सुधांशु। इनके अनुसार पिटाई का वीडियो बना रहा था मगर बचा नहीं रहे थे, वो बड़ा दयावान है। ठीक है, आपने बोला, मैंने आप ही का वर्ड पकड़ा। अरे बिलबिलाइए नहीं साहब, देखिए फैक्ट आने के बाद आदमी कैसे बिलबिला जाता है वो आपके दर्शक देख सकते हैं। अब मैं अगले पॉइंट पे बताता हूं। अंजना जी, दूसरा इन्होंने बोला, जवाब दीजिए उसके बारी बारी सारे। गुरदीप जी, आप भी बीच में मत बोलिए, मैं आ रही हूँ। राजीव जी आ रही हूँ, सबसे जवाब लूंगी जल्दी से। सुधांशु जी बोलिए। आप हमने अपने टर्न पे बोलिए, मैं बस ब्रीफ में क्विकली बोल रहा हूं 2 पॉइंट्स में। इनके मुंह से क्या निकला अंजना जी कि खमनई को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी। अब मुद्दा अभी छात्रों की बात कर रहे थे, अचानक खमनई कहां से आ गए? अरे भाई, खमनई को श्रद्धांजलि इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि खमनई हेड ऑफ द स्टेट नहीं थे। इब्राहिम रईसी की फरवरी 2025 में जब डेथ हुई थी, वो राष्ट्रपति थे, वो सुप्रीम लीडर, उनका अंदरूनी मामला है। जैसे सोनिया गांधी जी सुप्रीम लीडर थी, पर हेड ऑफ द स्टेट का प्रोटोकॉल सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ईरान के राष्ट्रपति को मिलेगा। इब्राहिम रईसी की डेथ के ऊपर फरवरी 2025 में भारत सरकार ने ऑफिशियली शोक व्यक्त किया और शोक मनाया भी। इनकी डेथ के ऊपर फॉरेन सेक्रेटरी ने जाके किया। अब इतनी अकल किसी को नहीं है कि जो हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, जो वहां का एक इंटरनल लीडर है, उस पर कह रहे हैं संसद में होना चाहिए। अब तीसरी बात देखिए, नीट के मुद्दे पे अंजना जी एक और बात समझिए, इन लोगों के मन में रिएक्शन क्यों है? जब तक ये नीट का एग्जाम नहीं आया था, तब तक सारे प्राइवेट कॉलेजों में सीटें बिकती थी। एक मेडिकल की सीट एमबीबीएस की 20-25 लाख रुपए से लेके 45-50 लाख रुपए में जाती थी, सबको पता है। और पीजी की सीट 50-60 से लेके 1 करोड़ तक। कितने मध्य वर्ग के परिवार के बच्चे जा पाते थे? जब से मोदी जी ने नीट की व्यवस्था की, तब से उन सारे बच्चों को वो अधिकार मिला कि वो भी उन प्राइवेट स्कूलों में जा सकते हैं। और मोटी रकम कमाने वाले कौन थे? मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, उन कॉलेजों के मालिक 90% कांग्रेस के नेता हैं। तो आपके मन में नीट के आने के बाद जो दर्द है, जो आपके मन की कसक है, वो समझी जा सकती है कि जो बच्चों का शोषण करके कमाई हो रही थी वो अब बंद हो गई। अब एग्जाम के थ्रू आ रहे हैं जिसमें कि कॉलेज के लिए कमाई का स्कोप खत्म हो गया है। शायद ये भी एक कारण हो सकता है। सुधांशु जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि पहले सीट की बोली लगती थी, लेकिन अब अगर पेपर की बोली लगने लगे तो ये तो उसका विकल्प नहीं हो सकता ना। एनटीए और एनटीए के कामकाज को लेकर बहुत गंभीर सवाल है। एक लाइन में बोल, हाँ, तो आप इसका जवाब भी तो दीजिए। अब आप एक विकल्प लेकर आए, उस विकल्प में पेपर की बोली लग रही है, क्या फर्क हुआ?
हाँ, अब एक लाइन बोल देता हूं। देखिए, पेपर लीक उसे कहते हैं कि पेपर प्रिंट हो और उसके बाद परीक्षा स्थल पे जाए, वहां से लीक हो जाए। इस बार स्थिति बड़ी विचित्र हुई है, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। पेपर सेटिंग करने वाले ने पेपर लीक कर दिया। मतलब ये तो वो स्थिति हो गई कि जज अपना जजमेंट लिखता है और प्रोनाउंस करने से पहले तक जजमेंट माना जाता है कि वो गोपनीय रहेगा। अब अगर जज जिसने जजमेंट लिखा है वही लीक कर दे तो अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति, पर सरकार उसकी भी व्यवस्था कर रही है ताकि अब पेपर सेटिंग करने, ऐसा पहले नहीं होता था, ये नहीं माना जाता था कि पेपर सेट करने वाले खुद लीक करेंगे, तो अब उसकी भी व्यवस्था टेक्नोलॉजी वगैरह के माध्यम से की जा रही है, जब पेपर सेट करने वालों के पास भी वह परिस्थिति न रहे कि वो लीक कर सके। गुरदीप सप्पल जी, सुधांशु जी की 3 बातों पे जवाब देता हूं एक एक लाइन में। सुधांशु जी को यह दर्द तो है कि राजीव जी ने पिटाई करते हुए वीडियो बनाया, लेकिन यह दर्द नहीं है कि उनकी पुलिस ने छात्रों की पिटाई की। यह सच्चाई है। दूसरी बात, अब इन्होंने बोल दिया नीट पे पहले सीटें बिकती थी। सुधांशु जी, आपने जो व्यवस्था बनाई उसमें 2 बड़ी खामी है। आपने सरकारी कॉलेज बनाने ही बंद कर दिए। आज प्राइवेट की फीस 1 करोड़ से 3 करोड़ है मेडिकल की, और आप कहते हैं गरीब बच्चा वहां एडमिशन ले सकता है। और दूसरी बात, जो व्यवस्था एनटीए और आपके सिस्टम ने बनाई है, मैं आपको महाराष्ट्र का पिछले साल का एग्जाम्पल देता हूं। वहां का जो सेंट्रल एडमिशन टेस्ट था इंजीनियरिंग के लिए, उसमें टॉप 15 लोग जिनका परसेंटाइल 100 था या 99.999 था। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इसमें अपनी राय जरूर देकर जाइए, और ये बीजेपी प्रवक्ता जो गूगल बाबा हैं, जो ज्ञानी बाबा, उनकी बातें कैसी लगी जरूर बताइए। एंट्रेंस में 100 परसेंटाइल है और 12वीं के एग्जाम में आप 35 से 45 के बीच में अटक रहे हैं। ठीक है, ये है प्रॉब्लम। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। 20 जुलाई 2026 भारत के इतिहास का एक ऐसा काला दिन जहां पर स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जंतर मंतर से संसद तक के लिए मार्च बुलाया गया था सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, और वहां पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स पहुंचे थे। देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स पहुंचे थे, और ये जो प्रोटेस्ट जो चल रहा था वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था। लेकिन वहां पर जब ऑर्डर्स आए और दिल्ली पुलिस ने अपने बैरिकेड की और दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज की, बिना वजह लाठीचार्ज किया गया है, बिना वजह उकसाया गया है, और बिना वजह 12-12 साल की बच्चियों के सिर फोड़े गए हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो सारी देखी होंगी। गोदी मीडिया कोई भी वीडियो नहीं दिखाता, और गोदी मीडिया की कैसी हालत वहां पर हो गई थी, कैसे नारे उनके खिलाफ भी लगाए जा रहे थे। लेकिन जो सोशल मीडिया पर कल आया और जो कल दिल्ली की सड़कों पर हुआ, वो बड़ा ही शर्मनाक है, बड़ा ही शर्मसार करने वाला दृश्य था। क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी मांगे रख रहे थे। उनकी 3 मांगे पहले से ही थी। उन्हीं मांगों को लेकर 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था। सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही थी, सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही थी। सरकार को वो सिर्फ एक ऐसा ही छोटा मोटा प्रोटेस्ट लग रहा था, और सरकार ये सोच रही थी ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, अपने आप उठकर भाग जाएंगे। लेकिन कल मानसून सत्र की शुरुआत हुई, उससे पहले ही सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने 20 जुलाई का ऐलान कर दिया था करीब 3-4 दिन पहले से कि संसद मार्च तक की रैली जाएगी। सरकार यहां से हमारी बात नहीं सुन रही है, स्टूडेंट्स की बात नहीं सुन रही है, तो शायद संसद के पास जाकर जब वो अपनी बातचीत कहे तो सरकार के कानों तक पहुंच जाए। इसीलिए पहले से सभी को बुलाया गया था, सभी देशवासियों को बुलाया गया था, सभी देश के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। सभी लोग वहां पर पहुंचे भी, लेकिन पुलिस ने किस तरीके से वहां पर धारा 163 लगा दी, 144 लगा दी, बैरिकेड कर दिए, जंतर मंतर को घेर दिया गया, और किस तरीके से लाठीचार्ज की गई, मतलब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बंदूकें राइफल तान दी गई, जैसे कि ये कोई देश के बच्चे नहीं, देश के स्टूडेंट्स नहीं, कोई आतंकवादी हैं, कोई कुछ है। और किस तरीके से वहां पर लाठीचार्ज करके उनके सर फोड़े गए, बच्चियों को मारा गया, छेड़छाड़ की गई। तमाम ऐसी बातें सोशल मीडिया के जरिए निकल कर आ रही हैं जो इसको मतलब पूरी तरीके से शर्मसार करती हैं भारत की डेमोक्रेसी को। आप लोगों ने सब देखा, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के ना तो किसी मंत्री का बयान आया, ना किसी नेता का बयान आया, और बल्कि जब कल रात डिबेटें हुई इस पर, सभी चैनलों ने इस पर डिबेट की, तब बीजेपी के प्रवक्ता ने कुछ चीजों को पकड़कर इस पूरे आंदोलन को जो है अलग ही नैरेटिव दे दिया। इस पूरे आंदोलन को जो है गलत ठहरा दिया गया, राजनीतिक ठहरा दिया गया, प्रोपेगेंडा वाला, बाहर से आतंकवादी, टेररिस्ट, न जाने क्या क्या कहला दिया गया। कुछ चीजें लेकर आए कि यहाँ पर ऐसे नारे लगे जो पहले नारे लगे थे, ऐसा मतलब सिर्फ 2-3 चीजें निगेटिव पकड़कर
उस पूरे आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जो चीज सबके सामने है, पूरी दुनिया की आंखें देख रही हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ताओं को नहीं दिखता है। वहां पर लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पुलिस ने किस तरीके से बर्बरता दिखाई, वो कोई चीज उनको नहीं दिख रही है। लेकिन सिर्फ दिख रहा है कि वहां पर इस तरीके के उल्टे सीधे नारे लगाए गए, ये चीजें दिख रही हैं, लेकिन बच्चों का दर्द उन्हें नहीं दिखाई दिया। बीजेपी के प्रवक्ता हर डिबेट में यही कहते रहे। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। बीजेपी प्रवक्ताओं को बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि वहां पर जो बच्चों के साथ हुआ उस पर एक शब्द भी बोलते कि गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो अपनी पुलिस को बचाते रहे और एक नैरेटिव जो हर आंदोलन में चलता है, हर आंदोलन में हर उसमें ये नैरेटिव चलाया जाता है कि पत्थरबाजी पुलिस पर की गई। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाई थी कि पहले से ट्रक आकर खड़ा हो गया था, पत्थरों से भरा हुआ था। पुलिस वाले जो नीली वर्दी में थे वो भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है कि किस तरीके से वो पत्थर फेंक रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, फिर उधर से रिटर्न पत्थर आ रहे हैं। पत्थरों की शुरुआत कहाँ से हुई है और ये नैरेटिव इसीलिए बनाया जाता है, इसीलिए पत्थर फेंके जाते हैं ताकि पूरी मीडिया जो गोदी मीडिया है वो इसको कवर कर सके और इसको अलग ही नैरेटिव दे सके कि पत्थरबाजी पुलिस पर की गई और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में ये लाठियां चलाई, इस तरीके से किया। और पूरी सोशल मीडिया पर मतलब जो आ रहा है लाठी चार्ज की और आंसू गैस के गोले और ये सब दिखाया जा रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो गोदी मीडिया है उस पर क्या दिखाया जा रहा है कि इतने प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प हुई और इतने नौजवान, इतने पुलिसकर्मी जो है घायल हो गए और इतने पत्थरबाजी की गई, इतनी मतलब बर्बरता दिखाई गई। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं था, ये गुंडे थे, ये ऐसा था, ये वैसा था। आप लोग सब चीज से वाकिफ हैं, आप लोग सब चीज देख रहे हैं, आप अपना फैसला खुद कीजिए। आप इसके बारे में जरूर बताकर जाइए, जो भी कल हुआ है उसके बारे में भी जरूर बताकर जाइए। और मोदी सरकार क्या शिक्षा की व्यवस्था में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। क्या स्टूडेंट्स अपने हक की बात उठाने के लिए लाठी डंडे खाएंगे? क्या वो सड़कों पर रहेंगे? क्या उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? ये सरकार कैसी सरकार है जो तानाशाही कर रही है? क्या शिक्षा मंत्री के धर्मेंद्र प्रधान के मतलब जब शिक्षा मंत्री बने उसके बाद इतने पेपर लीक हो गए, क्या उनको बर्खास्त नहीं करना चाहिए? आखिर कौन सी सरकार की मजबूरी है जो शिक्षा मंत्री अभी तक बने हुए हैं उनको क्यों नहीं रिजाइन दिलवाया जा रहा है? आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। बीजेपी प्रवक्ता भी जो मतलब अंजना ओम कश्यप ने सवाल पूछे उससे कैसे बचते हुए रहे और इधर उधर की उल्टी सीधी बातें करते रहे, ना जाने कौन कौन से उदाहरण देते रहे। पूरी तरीके से सारे जो मेन सवाल थे जो हर एक भारत का नागरिक जानना चाहता है, सभी को जानना चाहते हैं, उन सवालों से कैसे भागते रहे। और ये बीजेपी के प्रवक्ताओं की खासियत रहती है, जो मेन सवाल होता है उससे बच जाते हैं, सिर्फ इतिहास और जो दूसरी विपक्ष की सरकार है उनकी कमियां गिनाने लगते हैं, अपनी कमियां नहीं गिनाते हैं, अपनी जवाबदेही नहीं ठहराते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए।